हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जीत या हार। वैशाली एक्सप्रेस पटरियों पर आगे भाग रही थी और मेरा मन उसी रफ्तार से अपनी जानी पहचानी पटरी पर पीछे। मन की गाड़ी को पटरी का बंधन और स्टेशन आने पर गति धीमी करने के सूचनार्थ कोई संकेत भी नहीं होता। निर्बाध गति से भागता मेरा मन बचपन में बिताए दिनों में जाकर उलझ जाता है। ग्राम्य जीवन में देखी माटी की मूर्तें जिनमें से कुछ बची हैं, अधिकांश काल कवलित हो गई, मेरी हमसफ़र हो गई और उन सब में अपनी प्रमुखता प्राप्त करने की होड़ सी लग गई। प्रतिद्वंदिता में मेरी माँ पिताजी के साथ अन्य निकटस्थ संबंधियों को पीछे छोड़ता रानी चाची का चेहरा अपनी आभा, अपना गम को छुपाती बड़ी आंखें लेकर सामने रूढ़ हो गया। उनके माँ बाप ने नाम भी क्या रखा, रानी। राजा रानी की कथा कहानियों को सुनते उन दिनों ग्राम्य जीवन में लोग अपनी बेटियों के नाम सीता, सावित्री, शकुंतला, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी आदि ही रखते थे। परंतु रानी चाची के माँ बाप क्यों, दादा दादी या आस पड़ोस के किसी ने उनका रूप रंग देखकर रानी नाम रख दिया होगा, या फिर उन सारे नारी पात्रों के गुणों को एक सूत्र में बांधता विशेषण रानी। और जब तक ये कुंवारी रही होंगी, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनका शील स्वभाव देखकर बड़े बूढ़ों ने रानी बनेगी, राज करेगी के आशीष दिए होंगे। लेकिन ये तो मेरे अनुमान भर हैं। मैंने तो अपनी माँ के आंगन में चहकते फुदकते हंसते गाते रानी चाची को नहीं देखा। शादी होकर मेरे चाचा के साथ गांठ जोड़े मेरी दादी की देहरी लांघते भी नहीं देखा। तब बहुत छोटी थी। दरअसल मैंने उन्हें देखा कम, सुना ज़्यादा है। जब कभी 2-3 महिलाएं मुंह से मुंह सटाए बैठी चुप चुप बातें करती थी, मैं बीच में घुसकर बैठ जाती थी। अपनी बातों में मगन, उन्हें मेरे अस्तित्व का भी भान नहीं होता था। लेकिन जब कभी मैं उनके वार्तालाप के किसी अनसमझे शब्द के अर्थ को लेकर जिद पकड़ लेती, तत्काल उन्हें मेरे वजूद का एहसास हो उठता और वे डांटकर मुझे वहाँ से भगा देती। जा जा, यहाँ क्या कर रही है? फिर दरवाजे पर बाबूजी पुकार रहे हैं या मास्टर साहब आ गए हैं कहकर बला से राहत पाती थी। उनकी कानाफूसी का न पात्र, न कथानक, न आदि, न अंत कुछ भी तो समझ में न आता था। इतना अवश्य हुआ कि मैं उन 2-4 महिलाओं का आपस में काम करते करते अनायास चूल्हा चौका या आंगन गलियारे में इकट्ठा हो जाने का अवसर नहीं चूकती थी। अपनी सहेलियों के साथ खेलते या मास्टर साहब से पढ़ते हुए यदि मुझे वह झुंड दिख जाए, सहेलियों का संग छोड़ या मास्टर साहब से पानी पीने की छुट्टी मांग मैं उनके बीच समा जाती थी। उस झुंड के बदलते पात्रों में कभी रानी चाची को नहीं देखा। उल्टे किसी कारण से उनके वहाँ उपस्थित होते ही अनायास कथानक बदल जाता था। और कथानक बदल जाने या झुंड बिखर जाने से मेरे बाल मन ने अवश्य अनुमान लगाया था, ये लोग रानी चाची के बारे में ही बातें करती हैं। मात्र कहानी के पात्र से उस कथानक के दुखांत या सुखांत होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर उस दिन चाची के कमरे के आगे ठिठुरती ठंड में खड़े खड़े कहानी के पात्र और उसके दुखांत होने की समझ का बीज मेरे मन में पड़ ही गया। हुआ यह कि मेरे चाचा कलकत्ता से तार देकर बुलाए गए। घर वालों ने उनकी माँ की बीमारी का बहाना किया था। घर में माँ को भली चंगी पाकर उन्होंने तार देने के लिए क्रोध प्रकट किया। दादाजी का प्रत्युत्तर पछुआ हवा के झोंके सा था। हाँ, मैंने गलत तार दिया, लेकिन तुम 2 वर्ष में एक बार भी घर नहीं आए। आखिर तुम्हारी घरवाली है, उसे कौन जिंदगी भर संभालता रहेगा? हम यहीं बैठे रहेंगे क्या? इधर आंगन में मेरी माँ और रानी चाची के अलावा 3-4 उनकी हम उम्रों की कई बैठकें हो चुकी थी। कभी चाचा को बीच में रखकर, कभी चाचा के बिना ही। बैठक में अदृश्य सदस्य के रूप में उपस्थित रहने के कारण मेरी समझ में इतना ही आया था कि वे लोग रात्रि में कुछ करने वाली थी और इसलिए शाम को अपनी माँ द्वारा जल्दी सो जाने की आज्ञा पालन हेतु रजाई में छुपने के बावजूद मुझे नींद न आई। मेरी बगल में आकर माँ लेटी ही थी
कि अंधेरे को चीरती 2-3 महिला आकृतियां दबे कदमों से उपस्थित हो गई। एक ने धीमी आवाज में कहा, सो गई क्या? नहीं, कहते हुए मेरी माँ उठ गई। वे चारों एक दूसरे में बंधी दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने दालान में सोए 5-6 पुरुषों में से एक को धीरे से जगाया। वे चौंक कर उठे। उनमें से एक ने कहा, अंदर चलिए। दूसरी ने सांप, तीसरी ने माँ कहा और हड़बड़ाए हुए उनका पीछा करते वे आंगन में आ गए। कहाँ हैं? मेरी माँ ने कहा, यहाँ, इस घर में। उसी कमरे की ओर इशारा किया जिसमें रानी चाची सोती थी। और जो ही चाचा ने उस घर में प्रवेश किया, मेरी माँ ने बाहर से जंजीर चढ़ा दी। फिर क्या था, अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। सब के सब सोए पड़े लोग जग गए। आंगन और दरवाजे का भेद मिट गया। क्या हुआ, क्या हुआ, कहते भागते लोग एकत्रित हो गए। दादाजी अपनी लाठी पटकते अंदर आकर बीच आंगन में खड़े हो गए। बोले, कौन है रे? किसकी हिम्मत थी जो एक शब्द भी निकाले? अंदर से चाचा के दरवाज़ा पीटने का सिलसिला जारी था। दादाजी का हुक्म था, दरवाज़ा खोल दो। और उनके दालान की ओर मुड़ते ही मारे भय के सहमी मेरी माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। चाचा जी मंद कदमों से दरवाजे पर चले गए। रानी चाची के रुदन का तीव्रतम स्वर अगल बगल के घर में सोए पड़े लोगों को भी मेरे आंगन दरवाजे पर खींच लाया। इधर रानी चाची का रोना जारी रहा, उधर दरवाजे पर दादाजी का रोष सावन भादों की बौछार लिए चाचा जी पर बरसता रहा। धीरे धीरे लोग बिना कुछ बोले अपने अपने बिस्तरे पर लेटकर उस कहानी की समीक्षा करने चले गए। मेरी माँ रानी चाची को बहुत देर तक शांत कराती रही। न जाने कब मुझे उन्हीं के बिस्तर पर नींद आ गई। उस रात मेरी समझ में बहुत कुछ आ गया और उसके बाद से तो कोई दिन नहीं बीता होगा जब गांव के किसी कोने में रानी चाची की चर्चा नहीं हुई हो। उनका गम घर से भी अधिक गांव वालों की संपत्ति हो गया था। वे चाहे जैसे इस्तेमाल करें, मैं जहाँ कहीं जाऊँ लोग खोद खोद कर पूछते थे, तुम्हारी रानी चाची कैसी रहती है? रोती भी है? तुम्हारे चाचा को खाना कौन खिलाता है? रानी चाची से तुम्हारा चाचा बात करते हैं क्या? मेरी नन्ही सी जान उन सारे प्रश्नों का आंखों देखा जवाब दे देकर थक जाती थी। उन्हें तो मेरे उत्तर के उत्तर ढूंढना होता था। किसी ने चाची को ही खोजिन कहा, किसी ने चाचा के कहीं और संबंध ढूंढने की कोशिश की। एक अनुमान ने शादी के पहले चाची के गलत संबंध का खोटा सिक्का उछाला। दादाजी ने जिद ठान ली, तुम्हें अपनी पत्नी को कलकत्ता साथ ले जाना ही होगा। पिताजी की आज्ञा की अवहेलना करना चाचा के बस की बात नहीं थी। इसलिए चाचा ने कलकत्ता की नौकरी छोड़ दी। गांव में ही रहकर खेती करने लगे और करवाने लगे। लेकिन रानी चाची की अहर्निश सेवा भक्तिभाव की ओर उलटकर भी नहीं देखा। रानी चाची के दुख में घर के सब सदस्य डूबे रहते थे, पर उनकी आंखों में उस दिन के बाद से किसी ने आंसू नहीं देखे, न कोई शिकवा शिकायत। उन्होंने अपनी परिस्थिति से ऐसा समझौता किया कि परिस्थिति ही शर्मा गई। फिर तो कोई नहीं रोता था उनके भाग्य पर। लोगों ने कहना प्रारंभ किया, सती है सती, इस कलयुग में मिलेगी ऐसी औरत? औरत मर्द का रिश्ता ही नहीं जानती, फिर भी दांत पर दांत बिठाए पति और घर वालों की सेवा कर रही है। दिन बीतते गए, मेरी शादी हो गई। मुझे विदा करती रानी चाची बहुत रोई थी, मेरी माँ से भी बढ़कर। कई वर्षों तक गांव आना जाना होता रहा। अब गांव वालों के लिए भी उस कहानी में कोई रोमांच नहीं रहा था। मैं रानी चाची के दर्द को महसूस करने लगी थी। एक दिन मुझे बहुत चिंतित देखकर मेरे पति ने पूछा, क्या बात है? मैंने रानी चाची की कहानी सुनाकर अपनी सुना डाली। उनकी जगह मैं होती तो दूसरे दिन ही घर छोड़ देती। मेरे पति ने पूछा, फिर कहाँ जाती? मैं गुस्से में आग बबूला हो गई। जहन्नुम में जाती, कहीं भी जाती, दुनिया बहुत बड़ी है। सच, तुम मर्द लोग हो ना? चाचा का गुस्सा अपने ऊपर उतारने का अनुमान लगाकर मेरे पति ने प्रसंग ही बदल दिया। बीच में मेरे गांव से कोई आया और बताया कि चाचा फिर कलकत्ता चले गए। मैंने कहा, जाने दो, अब क्या रखा है रानी चाची के जीवन में, वे कहीं जाए।
पिछले 5 वर्षों से गांव से चिट्ठियां आती रही, पर विस्तृत खबरें लेकर नहीं। घर पहुंचकर देखा तो बहुत कुछ बदल चुका था। एक बड़ा आंगन कई छोटे आंगनों में बट गया था। उन छोटे आंगनों में चलने व रेंगने वाले इक्का दुक्का लोग। मुझसे मिलने आने वालों का तांता लग गया। मेरी माँ ने कहा, मुँह हाथ धोकर कुछ खा पी लो और रानी चाची से मिलाओ। रानी चाची का नाम सुनते ही मैं सहम गई। पूरी यात्रा भी मेरे साथ थी। पिछले 15 वर्षों में पति पत्नी संबंध को लेकर मेरे मानस में कितना कुछ बदल गया है। अपनी 2-3 मित्रों की उबाऊ वैवाहिक जीवन से तलाक लेकर स्वतंत्र और निश्चिंत होने में मेरी भी अहम भूमिका रही है। शहर क्यों, गांव में भी बहुत कुछ बदल गया है। लड़कियों की शिक्षा, उन्हें उनके पांव पर खड़ा करने के प्रयास जारी हैं। ससुराल के दरवाजे पर डोली उतरने और वहीं से अर्थी निकलने का सुझाव अब कितना अटपटा लगता है। अपने पति के साथ 2 वर्ष अमेरिका बिताने पर पति पत्नी का जन्म जन्मांतर के संबंध की धारणा भी कितनी बेतुकी और बेबुनियाद लगने लगी है। पर रानी चाची अब जिंदगी के चौथे पहर की दहलीज पर पांव रखने जा रही है। मैं उनके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकती। काश 25-30 वर्ष पूर्व उनके लिए किसी ने कुछ किया होता। लेकिन उन सब से पहले रानी चाची को स्वयं अपनी ज़िंदगी से शिकायत होती तब न। जिंदगी की परिभाषा देने वालों ने भी न जाने कितनी विविधताओं से भर दिया है इसे। 2-3 छोटी लड़कियों ने कहा, चलिए न बुआ, रानी चाची से मिला लाएं आपको। बेमन से ही पाँव को घसीटती मैं उनकी अनुगामी बन गई। 1 कमरे का घर, छोटा सा आंगन। हम आंगन में खड़े हो गए। कमरे से किसी के कराने की मंद आवाज़ आ रही थी। और किसकी आवाज़ हो सकती थी? रानी चाची की पूरी जिंदगी की व्यथा कराह स्वर में रिस रही होगी। कौन है रे? पीछे से आता एक पुख्ता पुरुष स्वर। चाचा को अपने सामने देख मेरा मन नफरत से भर गया। शायद चेहरे पर भी वही भाव उतर आए थे। ठहाका लगाकर हंसते हुए चाचा बोले, अरे यह तो मेरी प्यारी बिटिया है, कब आई? ऐसा उन्मुक्त मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, शायद गांव वालों ने भी नहीं। पर उनकी जिंदा दिली का कहीं कोई असर नहीं हुआ मेरे मनोभावों पर। उल्टा उनके प्रति संजोए सारे विद्रोही भाव जीवित हो उठे। उन्होंने झटपट ओसारे से खटिया उठाकर आंगन में डाल दी। मेरे हाथ पकड़कर कहा, बैठो तो मैं चाय बनाता हूँ। नहीं, मैं चाय पीकर। चलो कुछ तो बोली मेरी बिटिया रानी, मैं अभी आया। कहते हुए वे घर के अंदर घुसे। मेरे सामने वर्षों पहले अर्धरात्रि में रानी चाची के घर में चाचा के जाने, फिर बाहर आने के लिए दरवाज़ा पीटने और चाची का चिल्लाकर रोने का दृश्य सजीव हो उठा। थर्रा उठी मैं। अंदर कराने की आवाज़ थम रही थी। अपनी राधा बिटिया आई है, दिल्ली से, मिलोगी? तुम्ही से मिलने आई है। चाचा का स्वर आत्मीयता में सराबोर था। तब तो निश्चय ही घर में रानी चाची नहीं होंगी। फिर कौन होंगी? कहीं चाचा ने दूसरी शादी? तभी एक ठटरी सी जान को अपने बाजों में भरे चाचा बाहर आए। परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए मैंने सामने खड़ी लड़की का कंधा जोर से पकड़ लिया। चाचा ने उसी लड़की से कहा, मुन्नी जरा खाट पर चादर बिछाना। मुन्नी ने खाट पर चादर बिछा दी। अपने हाथों में थामे उस निष्प्राण शरीर को उन्होंने खाट पर ऐसे लिटाया मानो कोई नवजात शिशु हो। बड़े जतन व मनोयोग से हाथ पैर सीधे कर दिए। दोनों हथेलियों में चेहरा थाम कर बोले, राधा बिटिया है, देखो तो। रानी चाची की निगाहें मेरे चेहरे पर अटक गई, मेरी उन पर। वाणी चुक गई। समय थम गया। चाचा चाय लिए खड़े थे। लो बेटा चाय पियो, तब तक मैं इनकी टांगों में मालिश कर दूं। आज सुबह से समय ही नहीं मिला। निर्निमेष चाची के चेहरे पर टिकी मेरी आंखें चाचा की ओर मुड़ी। उन्हें नज़र मिलाने की भी फुर्सत कहाँ थी। मालिश करने लगे, उसी अंदाज और उसी भाव में जैसे मैं अपनी मुन्ना की करती थी। चाय के प्याली की गर्मी मेरी हथेलियों की ठंड में विलीन हो गई। चाची ने इशारे किए। चाचा ने उस इशारे को शब्द दे दिया, कैसे हैं हमारे जमाई बाबू? हमारी बिटिया का ख्याल तो रखते हैं न? स्वर विहीन हो गया था मेरा कंठ।
खटिया पर पड़ी मृतप्राय शरीर की सेवा में रत चाचा अपनी सुनाने लगे। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है बिटिया। इस जन्म के आपसी भूल चूक अगले जन्म में भी चुकाए जा सकते हैं। किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शायद अपने को सांत्वना देने लगे। फिर वही उन्मुक्त और संजीवनी से भरी हंसी। बड़े जतन से करवट बदलकर चाची की पीठ में मालिश करते हुए बोले, अब तुम्हारी चाची को देखो, यह इसी जन्म में सारा असर उतार लेना चाहती है, तभी तो बीमार पड़ी है। मैंने भी ठान लिया है, ऐसी सेवा करूँगा कि कोई लेना देना बचे ही नहीं, और फिर जब यह ठीक हो जाए अपनी सेवा करवाऊँगा। फिर आना तुम देखने, आएगी ने? रानी चाची के होंठों पर मुस्कान की एक रेखा खिंच गई। चेहरे की दिव्यता मुखर हो गई, मानो मुझे तसल्ली दिला रही हो। तुम नाहक मेरी जिंदगी को हार समझकर अपने को दुखी कर रही थी। देखो कैसी जीत हासिल की है मैंने। मेरा सिर चकरा रहा था। चाचा घर के अंदर चले गए। चाची की आंखें बंद हो गई थी। मैं ऐसे भाग खड़ी हुई जैसे कोई पीछे से पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। घर आकर सीधे बिछावन पर औंधे लेटकर सुबकने लगी। मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, रानी की तपस्या सफल हुई बेटी। मैं माँ से सहमत नहीं थी। मेरी मनस्थिति उस क्षण मेरे विचारों का भी समर्थन नहीं कर पा रही थी। माँ ने बताया, गांव भर में तुम्हारे चाचा की वाहवाही हो रही है। पति प्रिया और पति को सुहागरात से ही काबू में रखने वाली औरतें रानी का भाग्य हासिल करने के लिए तरसने लगी हैं। 2 वर्षों तक तुम्हारे चाचा चाची ऐसे प्रेम में गुंथे रहे जैसे हर रात और दिन उनका सुहाग ताज़ा हो रहा हो। पिछले साल रानी को कैंसर हो गया बेटी। तुम्हारे चाचा ने ऐसी सेवा की है, पूछो मत। रानी को इतना खिलाया पिलाया और हंसाया कि रानी की जिंदगी भर की व्यथा पानी भरने लगी। गांव वाले भी उसके सुख में आनंदित हो उठे। अब तो बस उस घड़ी का इंतजार। नहीं माँ, रानी चाची अच्छी हो जाएंगी। उनका खिला खिला चेहरा कुछ ऐसा ही। नहीं बेटा, अब तो वह कुछ पल की मेहमान है। तुम ठीक समय पर आ गई। लेकिन माँ, चाचा के भाव में अचानक परिवर्तन। कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हैं कलकत्ता में कोई सन्यासी मिला उन्हें उन्हीं के सत्संग से, लेकिन मैं तो कहती हूँ रानी की तपस्या खींच लाई उन्हें। हम दोनों रानी चाची के बारे में बातें करते रहे। माँ ने कहा, काश वह 10 साल और जीती रहती। तभी रानी चाची के घर से तीव्रतम स्वर में किसी के रोने का स्वर गूंजा। मैंने माँ को सख्ती से पकड़ लिया। माँ उस पकड़ की जकड़न छुड़ाती बोली, जाने दो, मुझे एक सती नारी की विदाई करनी होगी। चाचा के करुण विलाप में सारा गांव डूब गया। सुबह चाचा ने रानी चाची को आंगन में नहला धुलाकर उनकी सुहाग की लाल साड़ी जेवर पहनाकर स्वयं अपने हाथों से लाल चूड़ियों से कलाई और सिंदूर से मांग भर दी। किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। रोती सुबकती महिलाओं के झुंड से कथानक की भावभीनी समीक्षाएं रिस रही थी। पति हो तो ऐसा। दोनों ने सत निभाया। रानी इंतजार करेगी, अगले जन्म में इसे ही पति वरण करेगी। बेचारा अकेला रह गया। अब रानी के बिना कैसे जिएगा? जीत या हार, हार या जीत के निर्णय में 2 नाव पर खड़ा मेरा मन अब भी हिचकोले ले रहा है। उनका क्या? उन्होंने तो राम नाम सत है कहा और फिर किसी और कथानक में उलझ गए।